हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही। दोस्तों, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा से पिछले वीडियो में 40 क्वेश्चन देखे थे। उसके आगे क्वेश्चन 76 तक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। साइबर सुरक्षा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ये बताता है कि सुरक्षा तंत्र यथासंभव छोटा और सरल होना चाहिए। देखिए, अपने बताइए कौन सा सिद्धांत बताता है। ओपन डिजाइन, तंत्र की अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही है, तंत्र की अर्थव्यवस्था। इसका आंसर बी सही है, तंत्र की अर्थव्यवस्था। तंत्र की अर्थव्यवस्था ये बताती है कि सुरक्षा तंत्र को यथासंभव छोटा और सरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छोटा और सरल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये प्रतिबंधित करता है? साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये प्रतिबंधित करता है कि जब कोई वस्तु या विषय बनाया जाता है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं। देखिए, इसको बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी कोई वस्तु या विषय बनाया जाता है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं। देखिए, इसमें कम से कम विशेषाधिकार, बिल्कुल नहीं। ओपन डिजाइन, ये भी नहीं। फेल सेफ डिफॉल्ट, इसका आंसर सी सही है, फेल सेफ डिफॉल्ट। साइबर सुरक्षा का असफल सुरक्षित डिफॉल्ट सिद्धांत ये प्रतिबंधित करता है कि जब भी कोई विषय वस्तु बनाई जाती है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां विशेषाधिकार अधिकार पहुंच या कोई अन्य सुरक्षा संबंधी विशेषता स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की जाती है, उसे वस्तु तक पहुंचने से वंचित किया जाना चाहिए। किस तक? उसे वस्तु तक पहुंचने से वंचित किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है, क्या कहता है कि कभी कभी घुसपैठ के विवरणों को पुनः प्राप्त करना अधिक वांछनीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अधिक वांछनीय हो जाता है, बजाय इसके कि इससे बचने के लिए अधिक कुशल उपाय। इसमें देखिए बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि कभी कभी घुसपैठ के विवरणों को पुनः प्राप्त करना अधिक वांछनीय हो जाता है, बजाय इसके कि इससे बचने के लिए अधिक कुशल उपाय अपनाया जाए। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, समझौता रिकॉर्डिंग। कौन सी रिकॉर्डिंग? समझौता रिकॉर्डिंग। इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिए, समझौता रिकॉर्डिंग नामक सिद्धांत कहता है कि कुछ मामलों में घुसपैठ के विवरण को रिकॉर्ड करना या विवरणों को पुनः प्राप्त करना अधिक फायदेमंद होता है, बजाय इसके कि इससे बचने के लिए अधिक कुशल उपाय अपनाए जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये निम्नलिखित सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें देखकर बताइए, नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन देखना है। इसमें देखिएगा, उन ऐप्स को लॉक करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सुरक्षा प्रक्रियाओं को तैनात करना होगा। आगे देखिए, किसी को ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क सामान्य व्यवहार कैसे दिखाता है, ताकि नेटवर्क के व्यवहार में किसी भी बदलाव, उल्लंघन को देख सकें। आपको इसमें देखना है ईमेल सुरक्षा के बारे में। आगे देखिए, फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। क्या है फ्रेंड्स? फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, जिसका उपयोग हैकर द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी सही है। आपको बताना था ईमेल सुरक्षा से संबंधित, फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, जिसका उपयोग हैकर द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें देखिएगा, फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, जिसका उपयोग हैकर द्वारा उपयोगकर्ताओं में यूजर नेम, पासवर्ड और नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईमेल सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए, पासवर्ड बहुत छोटा नहीं होना चाहिए तथा पासवर्ड में अक्षरों, अंकों, विशेष चिन्हों का प्रयोग, कैपिटल तथा स्मॉल लेटर के मिश्रण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेटवर्क सुरक्षा में VPN के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें देखिए और बताइए। आपको बताना है नेटवर्क सुरक्षा में VPN के बारे में। किसके बारे में? VPN के बारे में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में। देखिए इसमें, ये एक प्रकार का उपकरण है। कैसा उपकरण है? ये एक प्रकार का उपकरण है जो सुनिश्चित करने में मदद करता है कि डिवाइस और नेटवर्क के बीच संचार सुरक्षित है। ये आमतौर पर IP सुरक्षा या SSL पर आधारित होता है, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर पर आधारित होता है।
किस पर आधारित होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर पर आधारित होता है। कौन? VPN। आगे देखिए, ये आमतौर पर खुले नेटवर्क पर एक सुरक्षित इनक्रिप्टेड आभासी सुरंग बनाता है। कैसी सुरंग बनाता है? इनक्रिप्टेड आभासी सुरंग बनाता है। कौन बनाता है? VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें देखिए और बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। इसमें सभी सही है। इसमें देखिएगा, VPN शब्द का अर्थ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। इसका अर्थ क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ये एक प्रकार का नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने वाला उपकरण है। ये एक प्रकार का नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने वाला उपकरण है, जिसमें नेटवर्क के कुछ उपकरणों के बीच संचार इंटरनेट के माध्यम से स्थापित किया जाता है। ये आमतौर पर IP सुरक्षा, इंटरनेट प्रोटोकॉल सुरक्षा या सिक्योर सॉकेट लेयर पर आधारित होता है। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जो आमतौर पर एक सुरक्षित इनक्रिप्टेड वर्चुअल सुरंग बनाकर, कैसी सुरंग बनाकर? वर्चुअल सुरंग बनाकर डिवाइस और नेटवर्क के बीच संचार को प्रमाणित करता है। सामान्य तौर पर सॉफ्टवेयर VPN को हार्डवेयर VPN की तुलना में सबसे अधिक लागत प्रभावी तथा उपयोगकर्ता के अनुकूल माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर प्रकार हमलावरों को प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुंचने की अनुमति देता है? क्या देता है? पहुंचने की अनुमति देता है और उसे संक्रमित कंप्यूटर के साथ लगभग कुछ करने में सक्षम बनाता है। इसमें आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर प्रकार हमलावर को प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुंचने की अनुमति देता है और संक्रमित कंप्यूटर के साथ लगभग कुछ करने में सक्षम बनाता है। देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, रेट। इसका आंसर ए सही है, रेट। रिमोट एक्सेस ट्रोजन क्या होता है? रिमोट एक्सेस ट्रोजन, इसमें देखिएगा, रिमोट एक्सेस ट्रोजन या रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल का संक्षिप्त रूप है जो किसी डिवाइस का संपूर्ण नियंत्रण देता है, जिसका अर्थ है कि लक्ष्य डिवाइस में दूरस्थ रूप से कुछ भी नियंत्रित कर सकता है। ये कुछ भी करने में सक्षम बनाता है। ये कुछ भी करने में सक्षम बनाता है। ये हमलावर को प्रशासनिक नियंत्रण की अनुमति देता है, जिससे कि उसके पास आपके डिवाइस तक भौतिक पहुंच हो। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गुमनामी और गुप्त विकल्प भी प्रदान करता है। देखिए इसमें बताइए, विकल्प भी प्रदान करता है। इसमें आपको देखना है और बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गुमनामी और गुप्त विकल्प भी प्रदान करता है। देखिए इसमें, इसका आंसर बी सही है, टेल्स। इसका आंसर बी सही है, टेल्स। इसमें देखिएगा, टेल्स एक प्रकार का लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक माना जाता है। जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक माना जाता है। किसको? टेल्स को। ये सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता की जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे, गुमनामी और गुप्त विकल्प जैसी कई सुविधाएं प्रदान करता है। टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर के बीच प्रसिद्ध होने की मुख्य कारण इसका लगभग अपराय होना है, जो आपकी गोपनीयता को सुरक्षित रखता है। क्या करता है? जो आपकी गोपनीयता को सुरक्षित रखता है। ठीक है, से याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस हैकर का नाम जो SIPR नेट सिस्टम को तोड़ता है। देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर डी सही है, केविन पॉल्सन। कौन है? केविन पॉल्सन। इसका आंसर डी सही है, केविन पॉल्सन। इसमें देखिएगा, SIPR नेट, सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटर नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटर नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क की एक प्रणाली है। क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क की एक प्रणाली है। इसका उपयोग रक्षा विभाग, राज्य विभाग द्वारा वर्गीकृत जानकारी साझा करने, प्रसारित करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली को तोड़ने वाले हैकर का नाम केविन पॉल्सन है। क्या है? केविन पॉल्सन है। केविन पॉल्सन एक अमेरिकी हैकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसमें देखिए बताइए, फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अब आपको बताना है, फ्यूचर स्किल पोर्टल देखिए फ्रेंड्स, बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नेस्कॉम द्वारा। किसके द्वारा? नेस्कॉम द्वारा। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिएगा, फ्यूचर स्किल परीक्षण के माध्यम से, फ्यूचर स्किल परीक्षण के माध्यम से उद्योग जगत और रोजगार को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। किसमें सहायता मिल सकती है? उद्योग जगत और रोजगार को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है, जिसके लिए नेस्कॉम की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 19 फरवरी 2018 को फ्यूचर स्किल पोर्टल प्रारंभ किया गया।
फ्यूचर स्किल पोर्टल प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया था? 19 फरवरी 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इसमें देखिए बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। फ्रेंड्स ना इस टाइप के क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड से फ्रेंड्स आपको ना एक पॉइंट से याद रखना है कि ये स्टोरेज से संबंधित होता है। किससे? स्टोरेज से। देखिए इसमें बताइए इसका आंसर क्या सही है। कंप्यूटिंग का मॉडल जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूम में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? टर्मिनल के रूम में कार्य करता है और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज संभालता है। क्या संभालता है? आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज संभालता है। इसमें देखिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग वास्तव में इंटरनेट आधारित प्रक्रिया है। किस पर आधारित प्रक्रिया है? इंटरनेट आधारित प्रक्रिया है। कौन सी? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट पर, किस पर? इंटरनेट पर डाटा और प्रोग्राम को स्टोर व एक्सेस करना है। ये कंप्यूटिंग का मॉडल है जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूम में कार्य करता है और सर्वर पर एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज संभालता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IoT प्रणाली का मुख्य भाग है। इसमें देखिए बताइए इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रणाली का मुख्य भाग है। कौन सा भाग है? देखिए इसमें सेंसर, ये तो होता है फ्रेंड्स सेंसर। नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये तो बहुत जरूरी है। नेटवर्क कनेक्टिविटी, डाटा प्रोसेसिंग, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी में उपयोग किए जाने वाले IoT सिस्टम के 4 मूलभूत घटक हैं। मूलभूत घटक कितने? 4 हैं। ये कौन से हैं? इनको याद रखिएगा। सेंसर डिवाइस, कौन सी डिवाइस है? सेंसर डिवाइस, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डाटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर कहाँ छिपा होता है? इसमें देखिए बताइए कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर कहाँ छिपा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, इन दोनों में छिपा होता है। इसका आंसर डी सही है। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम में छिपे होते हैं। कंप्यूटर वायरस प्रोग्रामर्स के द्वारा बनाया गया एक छोटा प्रोग्राम है, हमला बड़ा करता है, जिसे कंप्यूटर के ऑपरेशन को हानि पहुंचाने अथवा डाटा को डिलीट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लॉकचेन क्या है? इसमें देखिए बताइए ब्लॉकचेन क्या है। बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क। इसका आंसर ए सही है। बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क। इसमें देखिएगा ब्लॉकचेन तकनीक ऐसी संरचना है जो कई डाटाबेस में जनता के ब्लॉक रिकॉर्ड के रूप में जानी जाती है, जिसे पीयर टू पीयर यानी P2P पीयर टू पीयर नोड्स के माध्यम से जुड़े नेटवर्क में चेन के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किस सर्वर की बात की जा रही? प्रॉक्सी सर्वर का। देखिए इसमें बताइए प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डाटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट। इसका आंसर डी सही है। डाटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट। इसमें देखिएगा एक प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो ग्राहकों से अन्य सर्वर से संसाधनों की मांग करने के अनुरोध के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से इंटरनेट रिक्वेस्ट की कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक क्या हैं? इसमें देखिए और बताइए कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक क्या हैं? देखिए इसमें गोपनीयता, इंटीग्रिटी, उपलब्धता। इसका आंसर ए सही है। गोपनीयता, इंटीग्रिटी, उपलब्धता। इसमें देखिएगा कंप्यूटर सिक्योरिटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एक शाखा है जिसे कॉइन और नेटवर्क में लागू किए जाने वाली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक गोपनीयता, इंटीग्रिटी, उपलब्धता। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। निम्नलिखित में से क्या रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ है? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का क्या लाभ है? देखिए इसमें बेहतर ग्राहक सेवा सक्षम करने हेतु कर्मचारियों की उत्पादकता प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से पूरा करना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त सभी। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में बेहतर ग्राहक सेवा सक्षम करने हेतु कर्मचारियों की उत्पादकता प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से पूरा करना। इसमें देखिएगा
रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का उपयोग करने पर कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सकता है, जिससे पैसे की बचत होगी। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का उपयोग कर कार्यों को तेजी से और बेहतर रूप से संपन्न किया जा सकता है, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। कौन सा एक्सपीरियंस बेहतर होता है? कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। ये प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से पूरा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? इसमें देखिए और बताइए, मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सभी, इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। आधुनिक समय में सोशल और मोबाइल एक तेजी से बढ़ती ऑनलाइन मार्केटिंग का रूप है। किसका रूप है? मार्केटिंग का रूप है। कई वेब आधारित सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम आदि इंस्टेंट व रियल टाइम इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए और बताइए, ईडीआई इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इसको भी याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए और बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, HTTP का। किसका? HTTP का, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। इसका आंसर सी सही है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं? डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफ़र करते हैं। आधुनिक समय में EDI का प्रयोग सबसे ज़्यादा B2B ई कॉमर्स में किया जाता है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में किया जाता है। इसको भी याद रखिए, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में किया जाता है। इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI ट्रांसमिशन के लिए HTTPS का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आपको ना इनकी फुल फॉर्म मालूम होंगी। FTP फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसमें फ्रेंड्स S लगा है यानी कि सिक्योर। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IoT शब्द पहली बार प्रयोग किया गया। इसमें देखिए बताइए, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का पहली बार कब प्रयोग किया गया? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, वर्ष 1999 में। कब प्रयोग किया गया? वर्ष 1999 में। इसका आंसर बी सही है, वर्ष 1999 में। इसमें देखिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1999 में किया गया। कब किया गया था? वर्ष 1999 में। इसको याद रखिएगा। ये इंटरनेट की अवधारणा को विस्तृत करता है। IoT विभिन्न सेंसर युक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IIoT इसका फुल फॉर्म देखिए, बताइए। IIoT का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स आपको IoT का मालूम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और I का फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल। IIoT का पूर्ण रूप क्या देखिए इसमें, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका आंसर बी सही है। आपको सिर्फ इंडस्ट्रियल याद रखना है, उसके बाद में दोस्तों IoT लगाइएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें देखिए, IIoT का पूरा नाम इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका प्रयोग मशीनों को बनाने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस और बड़े डाटा एनालिटिक्स के साथ कलेक्शन, एक्सचेंज एवं एनालाइज में बहुत उपयोगी है। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान दे रहा है। कौन दे रहा है? IIoT। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिग डाटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसमें देखिए और बताइए, बिग डाटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? किसकी बात की जा रही? बिग डाटा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जॉन मसी। कौन से मसी? जॉन मसी। इसका आंसर डी सही है, जॉन मसी। इनको याद रखिएगा। बिग डाटा शब्द का अर्थ वॉल्यूम बढ़ाने और बढ़ती गति के साथ डाटा की बड़ी मात्रा को स्टोर करने की क्षमता। किसकी क्षमता? डाटा की बड़ी मात्रा को स्टोर करने की क्षमता। बिग डाटा शब्द का प्रयोग 1990 जॉन आर मसी के द्वारा किया गया। इसको भी याद रखिएगा, कब किया गया? 1990 के समय, यानी कि 1990 भी याद रखिएगा, जॉन आर मसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IoT किस पर बनाया गया? इसमें देखिए और बताइए, IoT किस पर बनाया गया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस पर बनाया गया? देखिए इसको, डाटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, दोनों सही हैं। इनमें से कोई सही नहीं है। देखिए इसमें बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दोनों सही हैं।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक कंप्यूटिंग अवधारणा है। किसकी अवधारणा है? कंप्यूटिंग अवधारणा है, जो इंटरनेट से जुड़े फिजिकल डिवाइस और अन्य डिवाइसेस को पहचानने में सक्षम होता है। ये चीज़ों को डाटा कलेक्शन व एक्सचेंज आदि को सक्षम बनाता है। ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग व डाटा एकत्र करने वाले सेंसर्स का नेटवर्क पर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। IBM द्वारा एक स्टडी के अनुसार, IBM मतलब इंटरनेट बिजनेस मशीन द्वारा एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डाटा एकत्र करता है? देखिए फ्रेंड, बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। लॉग डाटा, इसका आंसर डी सही है, लॉग डाटा। इसमें देखिएगा IBM द्वारा एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल डाटा स्रोत लॉग डाटा है। कौन सा डाटा है? लॉग डाटा है, जो डाटा एकत्रित करता है, जो डाटा एकत्रित करता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के दौरान वेब सर्वर पर लॉग फाइल्स जनरेट होते हैं, लॉग फाइल्स जनरेट होते हैं जिनका प्रयोग बहुत से अलग कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है। देखिए फ्रेंड, बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग किसके निकटतम है? आपको देखना और बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है। देखिए इसमें तो वेब 2.2 किसके निकटतम है? वेब 2.2। इसका आंसर बी सही है, वेब 2.2। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें देखिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट पर डाटा और प्रोग्राम को स्टोर व एक्सेस करना। क्या करना? स्टोर व एक्सेस करना। क्लाउड कंप्यूटिंग वेब 2.0 के निकटतम है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से देखिएगा और बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में माना जाता है? सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में माना जाता है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा IaaS। इसका आंसर बी सही है, IaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल को SPI। इसमें फ्रेंड्स ना 3 प्रकार के मॉडल आते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मॉडल आते हैं। किसमें? SPI में। इसमें देखिएगा इसको ना फ्रेंड्स अभी आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिएगा SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल भी कहते हैं। इसमें 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? इसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपरी लेयर में SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। दूसरी लेयर में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, दूसरी लेयर में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और सबसे निचली लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यानी कि IaaS सर्विस मॉडल को सर्वोत्तम मॉडल माना जाता है। किसको? IaaS को सर्वोत्तम मॉडल माना जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये एक ऐसा सर्विस मॉडल है जिसमें कस्टमर को क्लाउड वातावरण में हार्डवेयर, नेटवर्किंग, स्टोरेज सर्विस उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में क्लाउड के कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं? अभी आपने देखे थे, इसमें देखिए और बताइए वर्तमान में क्लाउड के कितने प्रकार के सर्विस मॉडल है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। SaaS, PaaS और IaaS। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसको भी याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। VR का सबसे सस्ता प्रकार क्या है? इसमें देखिए और बताइए वर्चुअल रियलिटी का सबसे सस्ता प्रकार क्या है? VR का सबसे सस्ता प्रकार क्या है? देखिए इसमें सिमुलेशन पर आधारित, बिल्कुल सही है, सिमुलेशन पर आधारित। इसका आंसर ए सही है। ये VR के सबसे सस्ते प्रकार में सिमुलेशन पर आधारित। इसमें देखिएगा VR वर्चुअल रियलिटी एक प्रकार का ऐसा अनुभव है, एक ऐसा अनुभव है जिसमें केवल कंप्यूटर और हार्डवेयर की सहायता से, किसकी सहायता से? कंप्यूटर और हार्डवेयर की सहायता से अनुभव किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है। सिमुलेशन पर आधारित VR सबसे सस्ता प्रकार है। इसको भी याद रखिएगा, वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन पर आधारित सबसे सस्ता प्रकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है AI का जनक किसे कहा जाता है। देखिए इसमें बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। याद रखिएगा फ्रेंड्स 1950 के दशक में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्णन किया। किसने किया? जॉन मैकार्थी ने। किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्णन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र है
इंटेलिजेंट मशीनों के निर्माण पर जोर देता है जो मनुष्यों की तरह कार्य करता है, जो मनुष्यों की तरह कार्य करता है तथा प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह क्षेत्र जिसमें मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है, इसमें देखिए बताइए किसमें मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कॉग्निटिव विज्ञान। कौन सा विज्ञान? कॉग्निटिव विज्ञान। इसका आंसर बी सही है, इसको याद रखिएगा। इसमें देखिएगा कॉग्निटिव विज्ञान मस्तिष्क उसकी प्रक्रियाओं का अंतर्विषयीय वैज्ञानिक अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? अंतर्विषयीय वैज्ञानिक अध्ययन है। कॉग्निशन की प्रकृति व उसके कार्यों की खोजबीन करता है। कॉग्निटिव विज्ञान क्षेत्र में मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च का केंद्र है, इसमें देखिए बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नॉलेज इंजीनियरिंग। इसका आंसर सी सही है, नॉलेज इंजीनियरिंग। इसमें देखिएगा, नॉलेज इंजीनियरिंग कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र है जो विशेषज्ञ प्रणालियों के विकास से संबंधित है। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए विशेषज्ञ कंप्यूटर सिस्टम में विशेषज्ञ ह्यूमन नॉलेज और विशेषज्ञता को एकीकृत करता है। नॉलेज इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च का केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नॉलेज इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फायरवॉल प्रकार है। देखिए फ्रेंड बताइए, फायरवॉल किसका प्रकार है? वायरस का, सुरक्षा चेतावनी का, बॉम्ब का, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, और आपको मालूम होगा सुरक्षा चेतावनी का। इसका आंसर बी सही है, सुरक्षा चेतावनी का। फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का समूह है। किसका समूह है? फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का समूह है जो किसी संस्था के कंप्यूटर नेटवर्क पर आने जाने वाली सूचनाओं पर नज़र रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरस होते हैं। देखिए मैंने बताइए वायरस कैसे होते हैं? मानव निर्मित होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, मशीन निर्मित होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वायरस मानव निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं? मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए इसमें वायरस मानव निर्मित कंप्यूटर का छोटा अवैध प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? अवैध प्रोग्राम है, जिसके सक्रिय होते ही सॉफ्टवेयर सूचनाओं को नष्ट करने लगता है। कौन करने लगता है नष्ट? वायरस करने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो ये एक नेटवर्क डैश समस्या है। देखिए इसमें बताइए ये कैसी समस्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिक्योरिटी। कैसी समस्या है? सिक्योरिटी की समस्या है, यानी कि इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिएगा, नेटवर्क से जुड़े अपनी ज़रूरतों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कंप्यूटरों का गलत इस्तेमाल करना हैकिंग कहलाता है। हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करना नेटवर्क की सिक्योरिटी से संबंधित समस्या है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इंटरनेट पर यूजर एक्टिविटी पर नज़र रखता है। इस पर नज़र रखता है, यूजर एक्टिविटी पर नज़र रखता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि में उस इंफॉर्मेशन को प्रसारित करता है। देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या सही है? मेलवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, उपयुक्त सभी। इसमें आपको देखना और बताना है, क्या बताना है कि डैश इंटरनेट पर यूजर एक्टिविटी पर नज़र रखता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि में उस इंफॉर्मेशन को प्रसारित करता है। देखिए फ्रेंड्स, कौन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, स्पाईवेयर। कौन करता है? स्पाईवेयर। इसका आंसर बी सही है, स्पाईवेयर। इसमें देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि मेलवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर फ्रेंड्स आप ना इसमें उपयोग सभी भी लगा सकते हैं, पर दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी है इसलिए दोस्तों आप लगाइएगा स्पाईवेयर। इसमें देखिएगा, स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो किसी कंप्यूटर में यूजर की इजाज़त के बिना इंस्टॉल हो जाता है और उस कंप्यूटर की सारी जानकारी मालवेयर भेजने वाले व्यक्ति या समूह को दे देता है। क्या करता है फ्रेंड्स? उस कंप्यूटर की सारी जानकारी मालवेयर भेजने वाले व्यक्ति या समूह को दे देता है। कौन दे देता है? स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? देखिए इसमें बताइए, 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसके साइज पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले
साइज पर विचार करना चाहिए। इसका आंसर डी सही है। सबसे पहले साइज पर विचार करना चाहिए। इसमें देखिएगा 3D डायमेंशन का उपयोग करके किसी भी वस्तु को त्रिआयामी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले उसका साइज विचार करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। RPA प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? RPA की फुल फॉर्म आपने पीछे देखी थी, क्या थी? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। इसमें देखिएगा और बताइएगा RPA प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, रोबोट करता है। कौन करता है? रोबोट करता है। इसका आंसर ए सही है, रोबोट करता है। इसमें देखिएगा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का उपयोग वर्क फ्लो, बुनियादी ढांचे, बैंक ऑफिस प्रोसेस को ऑटोमेटेड करने के लिए किया जाता है। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एंड यूजर के पीसी, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस पर चलता है। किस पर चलता है? पीसी, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस पर चलता है, जो बोर्ड्स द्वारा व्यावसायिक नियमों के कुछ निर्धारित सेट के तहत एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।